हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं। यह महत्वपूर्ण विषय न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो सीटेट का एग्जाम दे रहे हों, यूपी टेट का दे रहे हो या किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हों, लेखपाल की परीक्षा दे रहे हों, या वो यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जाने वाले हैं, या कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक के विद्यार्थी हैं, सबके लिए यह वीडियो उपयोगी है। आज का विषय उपयोगी है। देखिए मित्रों, खास करके वे दोस्त जो प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं, उनके सामने प्रश्न पत्र में इस तरह का प्रश्न आता है कि अर्थ के आधार पर दिया गया वाक्य किस प्रकार का है, या अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अब इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर हमें अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार नहीं पता है तो हम इस तरह के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि हमें यह जानना पड़ेगा कि वाक्य किन आधारों पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य दो आधारों पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित होते हैं। एक तो है रचना के आधार पर, जहां पर हम रचना या बनावट के आधार पर वाक्य का प्रकार करते हैं। उसमें 3 प्रकार आते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जहां पर साधारण ढंग से कोई बात कही जाती है। मिश्र वाक्य में जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिलकर के कोई वाक्य बनाते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या स्वतंत्र वाक्य संयोजक अवयवों से जुड़े होते हैं, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर हमने वाक्य का प्रकार इसके पहले पढ़ लिया, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहां बात हो रही है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का प्रकार। तो ये दोनों प्रश्न जो यहां दिए गए हैं, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, यह संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। दूसरा प्रश्न है संभवतः वह सुधर जाए, यह संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है या विधानवाचक वाक्य है। इन दोनों प्रश्नों को हल करने से पहले हमें अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पता होने चाहिए और उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो इन दोनों प्रश्नों को हल कराने से पहले मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए, अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देख पा रहे हैं तो दिक्कत यह हो जाती है कि जो 2-4 मिनट आप देखते हैं उसमें आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, या आपको किसी इस विषय के बारे में पूरी तरह से मालूमात नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है कि आप पूरा वीडियो देखें। दूसरी बात, अगर आप व्यस्त हैं, वीडियो पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, जो आवश्यक कार्य आ गया उसको करके फिर वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो कहीं नहीं जा रही, चैनल पर हमेशा के लिए रहेगी, आप उसको बार बार देख सकते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार के बारे में। तो आज का विषय जो हमारा है वह है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद या अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। यहां कुछ वाक्य मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, देख लीजिए इनको। हम स्नान कर चुके हैं। हम स्नान कर चुके हैं। जनता ने नेताजी का स्वागत किया। मैं कल दिल्ली गया था। इन 3 वाक्यों को गौर करिए। इन तीनों वाक्यों को पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि कार्य के होने की सूचना मिल रही है, ठीक है। यहां सामान्य तौर पर कोई कार्य हो रहा है, तो ऐसे वाक्य जो किसी कार्य के होने का ज्ञान कराते हैं या जिनके अर्थ के आधार पर हमें यह पता चलता है कि यहां कार्य या क्रिया सामान्य रूप से की जा रही है, चाहे किसी भी काल में की जा रही हो। यहां काल की बात नहीं की जा रही है। जैसे मैं दिल्ली गया था या दिल्ली जाऊंगा या दिल्ली जा रहा हूं, किसी भी काल में हम बात करें, लेकिन कार्य का अगर सामान्य रूप से होना पाया जा रहा है या होगा या हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के वाक्यों को हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, यह है विधानवाचक वाक्य।
तो अर्थ के आधार पर ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। अब आ जाते हैं हम आगे के कुछ वाक्यों में। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, विमला नहीं नाचेगी। अब यहां बनावट हमें नहीं देखनी है, वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इस वाक्य को पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पर किसी कार्य का न होना पाया जा रहा है या कोई क्रिया नहीं होने वाली है। जैसे विमला नहीं नाचेगी, यहां विमला का नहीं, ये जो नहीं शब्द वाक्य में आया है इसके कारण वाक्य में एक नकारात्मकता आ जा रही है। इससे लग रहा है कि क्रिया नहीं होगी। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें किसी क्रिया का न होना पाया जाए, ऐसे वाक्यों में को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। और मैंने इसके पहले बताया कि जिन वाक्यों में क्रिया का सामान्य रूप से होना या करना पाया जाता है किसी भी काल में, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये दो प्रकार तो अर्थ के आधार पर हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां हम अर्थ को सहारा मान करके वाक्य का प्रकार देख रहे हैं, न कि रचना या बनावट को। अगला है तुम पढ़ने कब जाओगे। अब गौर करें, यहां कब जो लगा है इसके कारण एक प्रश्न का बोध हो रहा है। अगला वाक्य देख लीजिए, तुमने दिल्ली में क्या देखा। तो ये कब और क्या जो ये प्रश्न सूचक शब्द हैं, इन दोनों के आ जाने के कारण या इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद या जिनको देखने के बाद हमें प्रश्न की अनुभूति होती है, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये वाक्य कैसा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। आगे हम देख लेते हैं। आहा कैसा सुंदर दृश्य है। अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। या अगर हम लिख देते हैं छी कितनी गंदी जगह है। छी कितनी गंदी जगह है। तो इस तरह के वाक्यों को पढ़ने के बाद ये जो तीन हमने लिखे, दो ये और एक मैंने अभी ऐड किया, इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में अलग अलग तरह का भाव आ रहा है। जैसे यहां देखिए, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। यहां हर्ष की अनुभूति हो रही है, खुशी की अनुभूति हो रही है, खुशी महसूस हो रही है कि किसी सुंदर दृश्य को देख करके हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव आ रहा है। ठीक है। अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। यहां देखिए आश्चर्य का भाव है। ठीक है। अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो स्नान जल्दी ना करता हो या आलसी हो, अगर वो बहुत जल्दी स्नान कर ले तो व्यक्ति कहते हैं भी अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। तो इस वाक्य को पढ़ करके हमें आश्चर्य का बोध हो रहा है, यहां खुशी या प्रसन्नता भी हो रही है। आहा। तो ये देखिए यहां विस्मय सूचक शब्द लगाए गए हैं, इनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया गया है। तीसरा वाक्य छी कितनी गंदी जगह है, इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में घृणा का भाव आ रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद हमारे मन में हर्ष, शोक, जैसे हम कहते हैं हे भगवान उस गरीब पर ये कैसी विपत्ति डाल दी, हे भगवान उस गरीब पर कैसी विपत्ति डाल दी। ठीक है। तो यह तो बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या क्या शोक का भाव जागृत हो, आश्चर्य का भाव जागृत हो, खुशी का भाव जागृत हो या घृणा का भाव। कौन कौन से भाव हो गए भाई? पहली बात की हर्ष का भाव, शोक का भाव यानी दुख का भाव, ठीक है, आश्चर्य का भाव या विस्मय का भाव। आश्चर्य को विस्मय कहते हैं मित्रों। ठीक है। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा।
ऐसे भाव जिन वाक्यों को पढ़ने के बाद या अर्थ की प्रतीति होती है, चाहे वो हर्ष की प्रतीति हो या महसूस हो, खुशी महसूस हो, शोक हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ये विस्मय का बोध कराते हैं। अब देखिए, यहां नाम भले ही इसका विस्मय हो, लेकिन इसमें सिर्फ विस्मय या आश्चर्य नहीं आता, इसमें कई भाव आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहां लिखा है विस्मय प्लस आदि। आदि मतलब और, विस्मय के अलावा और भी भाव। वो कौन कौन से भाव हैं विस्मय के अलावा? हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि भाव जिनको पढ़ने के बाद जब मन में जागृत होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, यहां देखिए दोनों वाक्य, यहां से चले जाइए अनुमति दी जा रही है, आप जा सकते हैं। ठीक है, यहां अनुमति दी जा रही है, यहां आज्ञा दी जा रही है, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद किसी आज्ञा का बोध हो, तुम यहां से जाओ, तुम वह कार्य करो, आप यह कार्य कर दीजिए, आप घर की सफाई कर दीजिए, तुम बर्तन साफ करो, तुम पढ़ाई करो, ठीक है, तुम बिस्तर ठीक कर दो। ऐसे वाक्यों को पढ़ करके हमारे अंदर किस तरह का भाव आता है? आज्ञा। जिस वाक्य के अर्थ में आज्ञा का बोध हो, यानी किसी को आज्ञा दी जा रही हो, अनुमति, अनुमति, ठीक है, अनुमति मतलब प्रार्थना की जाए, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ठीक है, कोई अनुमति मांग रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यहां देखिए आज्ञा दी जा रही है, यहां से चले जाइए, आप जा सकते हैं। ये दो वाक्य जो लिखे गए हैं वो आज्ञा का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही अनुमति वाले वाक्य भी आप लिख सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं यह पत्र लिख सकता हूं, क्या मैं साइकिल चलाऊं। ठीक है, कोई बच्चा अपने पिता से आज्ञा मांग रहा है कि पिताजी क्या मैं साइकिल चलाने जा सकता हूं। तो ऐसे वाक्य जहां पर कोई आज्ञा दी जाए, अनुमति हो, कोई प्रार्थना हो, ठीक है, कृपया मुझे 10 रुपया दीजिए, यहां प्रार्थना की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, तो जहां आज्ञा का भाव हो, अनुमति का भाव हो, प्रार्थना का भाव हो, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, ये आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, जहां आज्ञा की सूचना दी जाती। नाम देखिए इसका आज्ञावाचक है, लेकिन यहां सिर्फ आज्ञा नहीं दी जाती, बल्कि आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना इत्यादि होती है यहां पर। ठीक है, अब आगे आ जाइए। नव वर्ष मंगलमय हो। ठीक है, भगवान करे सब कुशल लौटे। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यह लग रहा है कि यहां पर कोई शुभ कामना दी जा रही है। क्या दी जा रही है? शुभ कामना। नव वर्ष मंगलमय हो, तो जहां पर कोई शुभ कामना दी जाए, ठीक है, अब देख लीजिए, भगवान करे सब कुशल हो, तो यहां सिर्फ शुभ कामना नहीं होती है, यहां देखिए और क्या दिया जाता है? शुभ कामना के साथ साथ गौर करने वाली बात है, ठीक है, आशीर्वाद भी दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए। शुभ कामना के साथ साथ आशीर्वाद का भी भाव जिन वाक्यों में छिपा रहता है, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। ये वाक्य कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। यहां पर अब इच्छा से सिर्फ इच्छा वाली बात नहीं, इच्छा कैसी? शुभ कामना दी जाए, आशीर्वाद दिया जाए, कोई इच्छा भी प्रकट की जाती है यहां पर, ठीक है, आशा भी प्रकट की जाती है। तो यहां इच्छा से मतलब इच्छा तो आ ही जाएगी,
इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद जिन वाक्यों के द्वारा प्रकट होता है उन वाक्यों को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे हमने किसी को शुभकामना दी, नव वर्ष मंगलमय हो, ठीक है, तुम दीर्घायु हो, तो वहां हमने आशीर्वाद दे दिया। हमने आशा प्रकट की कि आने वाले वर्ष में तुम कामयाब होगे, ईश्वर तुम्हें कामयाब करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं मित्रों। अब यहां देखिए, भगवान करें सब कुशल लौटें, ठीक है। यहां क्या की जा रही है? भगवान करें सब कुशल लौटें, एक शुभकामना है कि भगवान करें सब लोग कुशल लौटें। शायद मैं बाहर चला जाऊं। अब ये दो वाक्य देखिए, 14वां और 15वां, गौर करिएगा। शायद मैं बाहर चला जाऊं, वह शायद आए। यहां देखिए, शायद शब्द लगने के कारण यहां एक क्या व्यक्त हो रहा है? एक संदेह व्यक्त हो रहा है। यहां बात श्योरिटी के साथ या पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं की जा रही है, बल्कि एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे वाक्य जहां पर संदेह हो, संदेहवाचक कहे जाते हैं। इनमें दो तरह का भाव आता है, संदेह का और क्या? इनमें दो तरह की बात आती है, संदेह या संभावना, ठीक है, संभावना। जैसे हमने कहा वह घर चली गई होगी। अब मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं किसी लड़की या स्त्री के बारे में कि शायद वह घर चली गई होगी। यहां मैं शायद ना बोल करके बल्कि कह रहा हूं वह घर चली गई होगी। मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, एक उम्मीद व्यक्त कर रहा हूं कि वह घर चली गई होगी। उसने पत्र लिख लिया होगा, वह फुटबॉल खेल लिया होगा या खेल चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, पिताजी चाय पी चुके होंगे। ऐसे वाक्यों में एक संभावना व्यक्त की जा रही है। संदेह में शायद या संभवतः ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखा जाता है ज्यादातर। यहां संभवतः आज बारिश हो, शायद मैं बाहर चला जाऊं, वह शायद आए। ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना व्यक्त होती है वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब ये दो वाक्य देख लीजिए लास्ट के। तो इन दोनों को देखने के बाद मैं एक बार समरी प्रस्तुत करूंगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब देखिए यहां क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं मित्रों जहां, अब इस वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहां फसल का अच्छा होना बारिश के होने पर डिपेंड कर रहा है या निर्भर है। आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। मुसीबत का ना आना आपके आने पर निर्भर कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जहां एक क्रिया की निर्भरता दूसरे क्रिया पर बताई जाती है, यहां ऐसे वाक्यों में जब यह अर्थ की प्रतीति होती है कि एक क्रिया या एक काम दूसरे काम पर निर्भर है, तो वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है मित्रों? संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है। तो मित्रों ये 8 प्रकार हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के, जिनमें मैंने यहां से स्टार्ट किया। पहला मैंने आपको बताया विधानवाचक वाक्य, जिनमें क्रिया का साधारण रूप से होना पाया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद नकारात्मकता का बोध होता है या किसी कार्य के न होने का बोध होता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया कि जब कोई वाक्य पढ़ने के बाद उसके अर्थ से हमें किसी प्रश्न की अनुभूति होती है तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये तीसरा प्रकार मैंने बताया।
चौथा प्रकार आपको वाक्य का मैंने बताया कि जिस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में हर्ष, शोक, आश्चर्य या घृणा का भाव, ठीक है, या की अनुभूति होती है, यानी जिन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, आश्चर्य मतलब विस्मय या घृणा मतलब नफरत का भाव, ठीक है, समझ में आता है, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसमें विस्मय के अलावा अन्य भाव पाए जाते हैं, ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। ये चौथा प्रकार मैंने बताया आपको। पांचवा प्रकार मैंने बताया कि ऐसे वाक्य जहां पर आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, ठीक है, इत्यादि का भाव होता है, वो वाक्य कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ये मैंने पांचवा प्रकार बताया। यहां देखिए प्रकारों का नाम मैं अब इधर लिखने लगा, क्योंकि यहां पर मैंने अनुभूति और सारी चीजें उसमें भाव जो छिपे रहते हैं उसका नाम लिखा है। आज्ञावाचक वाक्य पांचवा बताया। इसके बाद मैंने बताया ऐसे वाक्य जिनमें कोई शुभ कामना दी जाए या जिनको पढ़ने के बाद हमें शुभ कामना के अर्थ की अनुभूति हो या आशीर्वाद का अर्थ निकले या कोई इच्छा या आशा प्रकट की गई हो, ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये छठवां प्रकार मैंने आपको बताया। सातवां प्रकार मैंने आपको बताया संदेहवाचक, यानी जिन वाक्यों को पढ़ने के बाद कोई संदेह या संभावना जाहिर हो, ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। सातवां प्रकार हो गया। और आठवां प्रकार मैंने आपको बताया ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया या एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना पाया जाए, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। तो मित्रों, समझता हूं आज का वीडियो, आज का जो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो आपके पास रहेगी, चैनल पर रहेगी, आप जब चाहे इसको देख सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 2-3 बार रिमाइंड करने के बाद अगर आप चाहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, या आ जाएगा। ज्यादातर तो मुझे यही उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं दी गई है। लेकिन अगर छोटे बच्चे किसी कक्षा के हैं, 6वीं के हैं, 7वीं के हैं, 8वीं के हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को मेरा सुझाव है कि वो कई बार वीडियो देखें। 2-3 बार देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।